ध्यान रखो कि थैलेसीमिया माइनर और मेजर दो बीमारियां होती हैं। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका पूरे विश्व में कोई इलाज नहीं है। जब ये बीमारी किसी को होती है तो ऐसे बच्चों की उम्र मेडिकल साइंस द्वारा निश्चित कर दी जाती है। नो टॉक, अलग अलग बैठिए, अलग अलग बैठिए। तो ये हेरिडिटी बीमारी होती है। इसीलिए मेरी मान्यता है कि हर वो माता पिता इस बात का ध्यान रखें कि जन्म पत्री मिलाना आवश्यक नहीं है। मेडिकल साइंस का जो रिपोर्ट है वो मिलाना बहुत जरूरी है। यदि मान लीजिए कि माता पिता दोनों ही माइनर थैलेसीमिया से ग्रस्त हैं तो उनके होने वाले 4 बच्चों में एक बच्चे को मेजर थैलेसीमिया हो सकता है। यदि एक है तो संभावना बहुत कम होती है, और होगा भी तो माइनर थैलेसीमिया होगा। और यदि दोनों माता पिता मेजर थैलेसीमिया से ग्रस्त हैं तो उनके बच्चे अवश्य मेजर थैलेसीमिया से ग्रस्त होंगे। इसलिए हालांकि यह संभावना बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन माइनर और मेजर वाले भी ध्यान रखेंगे कि 2 माइनर वाले कभी भी आपस में शादी नहीं करें। इसका अवश्य पता लगा लें, अन्यथा मेजर थैलेसीमिया होने की आप नींव डालते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जेनेटिक्स बीमारी है और इसमें जो जीन जो है बड़ी विचित्र स्थिति होता है। यह अपने स्थान को छोड़ करके ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां नहीं होना चाहिए, उसे सगाई कर लेता है दूसरे से, और जिसका परिणाम होता है कि सारी हमारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। जो ब्लड बनाने वाले सिस्टम है, जो एंडोथेलियल सिस्टम है, जिसमें स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो ये 3 भाग लेते हैं, वो सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। किडनी से लेकर के ये सारे। अब इसका इलाज यही है कि भाई आयुर्वेद की कुछ जिसकी चिकित्सा चल रही है तो वह जो है बराबर चले, और चिकित्सा में विशेष रूप से लीवर और स्प्लीन का गरम ठंडा कंप्रेस हम कहते हैं कि भाई इसे अवश्य दो। तो हॉट कोल्ड कंप्रेस, लीवर आपका कहाँ है? तो ठीक दाहिने साइड में, ये हमारा जो पसली है उसके ठीक नीचे है, ये अंदर पड़ा हुआ है। और इसे आप बैठ कर भी जांच कर सकते हो, लेट कर जांच कर सकते हो। पेट को खूब फुलाओ, पिचकाओ, तो जो बढ़ा हुआ लीवर होता है, निष्क्रिय लीवर होता है, तो अपने आप यहाँ पर आपको संवेदना महसूस होगी, दर्द महसूस होगा। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। और ठीक स्प्लीन कहाँ पर है? इसके ठीक पैरेलल यहाँ पर स्प्लीन है हमारा। तो ये गरम, यहाँ ठंडा, यहाँ ठंडा, यहाँ गरम, यहाँ ठंडा, अल्टरनेटिव 3-4 बार करें ताकि हम उस लीवर और स्प्लीन को एक्टिवेट कर सकें। इसके लिए टब में बैठना जरूरी होता है। टब में बैठाइए, हिप बात, क्योंकि रक्त के निर्माण में मात्र लीवर और स्प्लीन ही नहीं बल्कि किडनी भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो किडनी हमारा पीछे है बिल्कुल, ये रीढ़ के बीच में, जो हमारा डोर्सल, जो हमारा
थोरोसिस आपके स्पाइन है उसके अंतिम ही से 12वीं कड़ी, तो वहां पर किडनी स्थित है, तो यहां पर बीच में यहां भी गर्म ठंडा सेक, सुबह शाम सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट। जिनको भी मेजर थैलीसीमिया है, जिनको भी माइनर थैलीसीमिया है, जिनको भी खून की कमी संबंधी बीमारी है, वे लोग इसका प्रयोग अवश्य करें। खून की कमी की अच्छी तरह सुन लो, मेरी एक पुस्तक ही है, उसका नाम है रक्त अल्पता, खून की कमी की प्राकृतिक चिकित्सा, और उसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया हुआ है। इसलिए उसे पुरस्कार मिला है कि हिंदुस्तान के 85% महिलाएं खून की कमी से ग्रस्त हैं। तो इसे ध्यान रखो। तो उसमें पूरा आपका सोच कैसा होना चाहिए, विचार कैसे होने चाहिए। विचार का भी बड़ा प्रभाव होता है हमारे खून की कमी में, क्योंकि उससे डिस्ट्रक्शन शुरू होता है आरबीसी में। वैसे हीमोग्लोबिन हमारा नॉर्मल 12 से 15 के बीच में होना चाहिए। अधिक हीमोग्लोबिन भी ठीक नहीं है, यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अधिक हीमोग्लोबिन जिनको होता है तो एक बीमारी हो जाती है आपके पैरासाइथीमिया, जो अत्यंत खतरनाक बीमारी है। उसे हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। उसे जो है ना खून जमने लगता है फेफड़े में, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो इसलिए ज्यादा हीमोग्लोबिन भी और कम हीमोग्लोबिन दोनों ही हानिकारक हैं। तो और खाने में, भोजन में मेजर थैलीसीमिया के ऊपर हमने प्रयोग किया गेहूं के पत्ते का रस और जौ के पत्ते का रस। एक दिन गेहूं के पत्ते का रस दो, एक दिन जौ के पत्ते का रस दो। क्यों दो? तो उसका जो क्लोरोफिल है वह क्लोरोफिल बिल्कुल हमारे खून की तरह, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन की रासायनिक संरचना है बिल्कुल एक जैसी है। इस पर मेरा एक शोध पत्र काफी लंबा चौड़ा हमने इस पर जो है, क्योंकि उसके चारों तरफ उसी प्रकार के जो है सारे अणु हैं जिस प्रकार से जो है क्लोरोफिल के हैं। चूंकि क्लोरोफिल का न्यूक्लियस मैग्नीशियम होता है और हमारे खून का जो न्यूक्लियस है वो आयरन होता है। इस पर एक महान चिकित्सक डॉक्टर हेंस फिशर, जिन्हें 1935 में क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन के मध्य रिलेशन स्थापित करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है उनको। तो इसे ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये हमारे, तो गेहूं के पत्ते का रस, जौ के पत्ते का रस, और भी बहुत सारे इस पर रिसर्च हुए हैं, खोजे हुई हैं, कमाल का काम करता है। तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त काला किशमिश या काला मुनक्का आपके, काला अंगूर बहुत अच्छा रहता है, इसका आप रस दे सकते हैं। खुरबानी बहुत अच्छा है, इसको भिगो करके इसका प्रयोग करें।
और क्योंकि खून के निर्माण के जो रॉ मटेरियल है वह आयरन है, फॉलिक एसिड है, फोलेट है, आपके कॉपर है, मैग्नीज है, विटामिन B12 है। ये सब मिल करके खून के निर्माण में सहायता करते हैं। और इनके लिए एक और बहुत ही शानदार आहार है जो हर परिस्थिति में जीवन को पालन पोषण करता है, और उसका नाम है पालक। उसका नाम इसलिए पालक रखा गया जो गर्भावस्था से ही पालन पोषण प्रारंभ कर देता है। गर्भवती माताओं के अंदर पालक की कमी होने से उनके बच्चे जो होते हैं विकलांग होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्योंकि पालक में सर्वाधिक फोलेट होता है जो बहुत उपयोगी होता है, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है बच्चों को, गर्भावस्था के गर्भस्थ शिशु को। तो इसलिए जो है पालक का रस, पालक की सब्जी, और पालक की सब्जी ये भी ध्यान में रखना है लोहे की कढ़ाई के अंदर बना कर दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को खून चढ़ाना पड़ता है बहुत जल्दी जल्दी, तो उनके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, लोहे की मात्रा बढ़ जाती है, और वो लोहा फिर लीवर में जाकर जमा हो जाता है, किडनी में जमा हो जाता है, फेफड़े में जमा हो जाता है, सबसे ज्यादा लीवर में जमा होता है। और ये काफी खतरनाक है। लीवर की एक खास बीमारी होती है, वो भी जेनेटिक्स होती है, जिसको बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। तो हीमोक्रोमेटोसिस में भी ये स्थिति पैदा होती है कि लोहा दिया जाता है। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन होता है कि भाई, दो प्रकार के आयरन होते हैं। एक प्रकार के हीम आयरन बोला जाता है, दूसरे को नॉन हीम आयरन बोला जाता है। तो हीम आयरन वाला आहार कम से कम देना चाहिए, क्योंकि नॉन हीम आयरन वाला आहार जो होता है चेलेटिंग का काम करता है, यानी लोहे को कान पकड़ कर निकाल बाहर करता है। तो जिस आहार में फॉस्फेट, फाइटेट, कैल्शियम और टैनिन की मात्रा ज्यादा होती है, वह आयरन चेलेटिंग का काम करता है, यानी आयरन को निकाल बाहर करता है। तो ये आहार होते हैं जितने भी आपके अनाज हैं, चना, गेहूं है, चना है, मूंग है, मोठ है, मसूर है, तिल है, ये सब जो है इसको अंकुरित करके खाइए, खिलाइए, तो इसमें दोनों लाभ मिल जाता है कि इनमें लोहे की शरीर में बायोअवेलेबिलिटी को ठीक करने वाला विटामिन सी उतना ही पैदा होता है जितना जरूरत है। इसलिए स्प्राउटेड जो है ना बहुत उपयोगी है। और स्प्राउटेड में आपके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलाइटिक एंजाइम, एम्योलाइटिक एंजाइम दोनों ये सही पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के आहार देना चाहिए। नॉन हीम जो मांसाहार से मिलता है, या ज्यादा जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली दवाइयां खाते हैं, उसमें कुछ मांसाहार प्रोडक्ट होता है जो बुचर खाने से खून को निकाल करके और उससे फिर दवाइयां बनती है। तो इन सब से जो है ना
दोनों को ही मैं कहता हूं कि इस प्रकार की दवा से बचने का प्रयास करना चाहिए ताकि शरीर में ज्यादा आयरन इकट्ठा नहीं हो। आयरन चैलेटिंग आहार, आयरन चैलेटिंग आहार में चाय का भी महत्व है, क्योंकि चाय को में टेनिन होता है जो लोहे को जमा नहीं होने देता है, निकाल बाहर करता है। इसलिए खून की कमी वालों को मैं बार बार कहता हूं चाय बिल्कुल मत पिया करो, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन में बाधा डालता है। लेकिन जो बाहर से गोली लेते हैं तो फिर उनके लिए लाभदायी हो जाता है। जैसे मैंने 2 बीमारियां बताई, आपके जो हीमक्रोमेटोसिस जो है और ये मेजर या माइनर थैलेसीमिया में काफी मात्रा में लोहा खून को बढ़ाने के लिए जो दवाइयां खाई जाती हैं उसके कारण भी जो है या ली जाती है, चढ़ाया जाता है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, संतुलन बनाकर रखना चाहिए, नहीं लीवर जो है गड़बड़ हो सकता है। तो ये खान पान में ध्यान रखें। जितने पत्ते वाली सब्जियां हैं उसमें भी फाइटेड फॉस्फेट होता है जो लोहे को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। जितने भी अनाज हैं यानी शाकाहार जितने भी हैं वही नॉन हीम आयरन। अभी कुछ दिन पहले क्रोमेटोसिस, हीम क्रोमेटोसिस के भी रोगी मेरे पास आए थे, तो उनको ये विशेष रूप से हमने बताया था। चलिए आज इतना ही, 2-3 बातें और आपको हम बता देते हैं। जैसे देखो यहां उम्र दराज लोग ज्यादा हैं और उम्र दराज लोगों को जिसको यानी एज रिलेटेड बीमारियां ज्यादा होती हैं और एज रिलेटेड बीमारी में सभी प्रकार की बीमारी, खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये और यातनादायी बन जाता है। पहले आप समझ लो कि आपकी उम्र भी 6 प्रकार का उम्र होता है, ध्यान रखा करो, जिसको बोलते हैं पहला विज्ञान की दृष्टि से क्रोनोलॉजिकल एज, दूसरा बायोलॉजिकल एज, तीसरा मेंटल या साइकोलॉजिकल एज, चौथा इमोशनल एज, पांचवा स्पिरिचुअल एज जिसको हम बोलते हैं। और इसी पर हमारी आईक्यू निर्भर करता है, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस कोसेंट। तो ये हमारा आईक्यू, स्पिरिचुअल आईक्यू, जिसको एसक्यू बोलते हैं, इमोशनल एसक्यू, ईक्यू बोलते हैं, सोशल ईक्यू, मेंटल ईक्यू। तो ये अलग अलग जो ये हमारे होता था। जो क्रोनोलॉजिकल एज है वह निर्धारित होता है आपके, क्योंकि उसी का हमारे सामाजिक जीवन में उसका बहुत बड़ा महत्व है। क्रोनोलॉजिकल एज रिलेटेड है आपके जिस दिन जन्म हुआ उस तारीख को लिख दिया गया सर्टिफिकेट में, तो वो आपके जो ना हर जगह जो है काम में आता है। नौकरी, शादी, ब्याह, आपके जो है मरण, जीवन, सब में काम आता है वो। उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि स्वामी जी की उम्र करीब 55-60 के बीच में है। ये क्या है? उनकी बायोलॉजिकल एज, भले क्रोनोलॉजिकल एज। लेकिन स्वामी जी की फुर्ती, स्वामी जी की शरीर की लचक,
स्वामी जी के समस्त ब्लड केमिस्ट्री वो कितने बराबर है? करीब 22 साल, 20-22 साल के। तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल एज। और इस बायोलॉजिकल एज को यदि हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो बायोलॉजिकल एज को कैसे हम कम कर सकते हैं और क्रोनोलॉजिकल एज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी 100 साल हम कर सकते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अरे जीवन मरण तो भगवान के हाथ में है, लेकिन भगवान ने ही वेद में कहा है कि जीवेम सर्दा सतम, पश्चिम सर्दा सतम, शून्याम सर्दा सतम, प्रभ्रियाम सर्दा सतम, दीनाश्याम सर्दा सतम, भुवसी सर्दा सतात। ये ऋग्वेद का मंत्र है। और वेद भगवान की वाणी है। अथर्ववेद में से आगे की बात होती है, जीवेम सर्दा सतम, रोहेम सर्दा सतम, बुधेम सर्दा सतम, पुषेम सर्दा सतम, भूसेम सर्दा सतम, भुवसी सर्दा सतात। यानी परमात्मा ने हमारी उम्र दे दी है कि 100 साल कम से कम हर मनुष्य को जीने का अधिकार है। कितने साल है? ये सब मुर्दा लोग पड़े हुए हैं क्या? जोर से बोलो। हाँ, सबको जीने का अधिकार कितने साल का दिया हुआ है? 100 साल। अब 100 साल के पहले हम मरते हैं। अथर्ववेद का ही एक मंत्र है कि 100 साल के पहले मरने वाला व्यक्ति अकाल मौत से ग्रस्त होता है। तो इसलिए ध्यान रखो, जो अकाल मौत मरता है उसके हमारा भारतीय परंपरा में मानते हैं, दर्शन में मानते हैं कि भाई वो भूत प्रेत चुड़ैल होता है। उसको क्या बोलते हैं? अकाल मृत्यु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाल मृत्यु। और क्या बनता है वो? भूत प्रेत चुड़ैल बनता है। बोध नहीं जगाओगे, होश नहीं जगाओगे, तो ध्यान रखना अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है। हमें कितने साल जीना है? 100 साल। क्योंकि अकाल मौत होती है तो क्या होता है? भूत प्रेत चुड़ैल बनते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे हजारों हजार साल तक लटके रहते हैं उल्टे। तो जो उल्टे लटकना चाहता है वो जल्दी मरे। और फिर भगवान को दोष मत दे कि हे प्रभु तू जल्दी मेरी मौत लिखी थी। कोई मौत नहीं लिखी है, वो हमारी गलतियों के कारण हम 100 साल के पहले मरते हैं। तो 100 साल जिंदा रहना है तो अपने बायोलॉजिकल एज को कम करिए। सर्केडियन जो आपके जो क्रोनोलॉजिकल एज है उसकी वृद्धि करिए। और बायोलॉजिकल एज बढ़ता है तो आपका स्पिरिचुअल एज भी बढ़ जाता है। आपके साइकोलॉजिकल एज भी, इमोशनल एज भी, स्पिरिचुअल सोशल एज भी, ये सभी बहुत ही शानदार होते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि बायोलॉजिकल एज सही करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमारा प्रॉपर डाइट हो, ऐसा आहार खाएं जिससे हमारी उम्र बढ़े। तो उम्र बढ़ाने वाले आहार क्या क्या हैं? विटामिन सी युक्त आहार जो हमारे खून के नस नारियों को लचक प्रदान करते हैं। उनमें कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देते हैं। कोलेस्ट्रॉल जम भी जाता है तो उसको लीवर की सहायता से रिसाइकल कर देते हैं। विटामिन पी युक्त आहार, विटामिन सी युक्त आहार,
तो कौन कौन से? विटामिन सी का खजाना, पूरे विश्व का खजाना हिंदुस्तान में परमात्मा ने दिया हुआ है। उसका नाम क्या है? आ? क्या बोल रही है? जोर से बोलो। क्या? हाँ, क्या है विटामिन सी का खजाना? आंवला, जिसमें 100 ग्राम आंवले में 600 से 800 मिलीग्राम। विश्व का कोई भी ऐसा आहार नहीं है जिसमें इतना जो है विटामिन सी हो। और इसी विटामिन सी वाले आहार को खा करके हमारे भारतीय संस्कृति के महानायक च्यवन ऋषि 100 साल के बुढ़ा 25 साल का नौजवान बन गया और फिर 100 साल से भी ज्यादा दिन जिंदा रहे। और उसके नाम पर उस आंवले से बनी हुई क्या बोलते हैं, च्यवनप्राश, यानी च्यवन ऋषि का मुख्य आहार। चलो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।